नमस्कार बच्चों। आज हमारी इकोनॉमिक्स क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के 12th कक्षा का 7th लेसन का नंबर है लेसन 7। ठीक है, और हमारे लेसन का नाम है उत्पादन के नियम। क्या नाम है? उत्पादन के नियम। ठीक है, उत्पादन के नियम दो प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1, कारक के प्रतिफल, कारक के प्रतिफल, एंड सेकंड है पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको इसके तौर पर हमने जो 6th का लेसन करवाया है, 6th लेसन में से और 7th लेसन में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। जो लेसन 6 है हमारा, जो लेसन 6 है उसके अंदर से ज़्यादातर चांस हैं कि छोटे क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 मार्क्स का। ठीक है, और जो हमारा लेसन 7 है इसके अंदर से एक बड़ा क्वेश्चंस आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, और कई बार बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है 6 अंक के अंदर भी, इसके अंदर से पूछा जा सकता है। यानी ये लेसन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए बच्चों बहुत ही आसान है ये लेसन। इसको अगर आप चाहो बहुत ही आसान, बहुत थोड़े समय में इसको याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है कि भाई कारक के प्रतिफल क्या होता है, पैमाने के प्रतिफल क्या होता है। हम आपको केवल थोड़ा सा बता देते हैं। कारक के प्रतिफल, कारक का जो प्रतिफल है, साधन बोलते हैं इसको, साधन भी बोल सकते हैं। ठीक है, रिटर्न्स टू ए फैक्टर, रिटर्न्स टू ए फैक्टर। एंड पैमाने के प्रतिफल का जो रूप है उसको बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल, ये रिटर्न्स टू अ फैक्टर है। ठीक है, यानी कारक के प्रतिफल, ये पैमाने का प्रतिफल क्या है, ये इसका मीनिंग आप देखते ही समझ जाएंगे। हमने छठे लेसन के अंदर आपने देखा होगा, एक तो उत्पादन के अंदर अल्पकाल बताया था और एक दीर्घकाल बताया था, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड बताया था ना। तो जो अल्पकाल है वो कारक के प्रतिफल होता है, और जो दीर्घकाल है वो पैमाने के प्रतिफल होता है। इसको अगर आप थोड़ा सा याद करें, रिमाइंड करें अपने 6th लेसन को, उसके अंदर हमने बताया था कि भाई अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन स्थिर होते हैं और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। जब हमने उत्पादन में परिवर्तन करना है, उत्पादन में परिवर्तन करना था, तो हम क्या कर सकते थे? उसके अंदर केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, इसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते थे। यानी अल्पकाल समय की वह थोड़ी अवधि होती है जिसमें परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है, तथा स्थिर साधनों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये हमने अल्पकाल में पढ़ा था। जो अल्पकाल में पढ़ा था उत्पादन के, वही कारक के प्रतिफल है। यदि कारक के प्रतिफल के रूप में आ जाए तो हम यही लिख सकते हैं।
और जो पैमाने के प्रतिफल है वो दीर्घकाल है। दीर्घकाल मीन हमने क्या बताया था कि भाई दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इसमें कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। जब हम उत्पादन में यानी पैमाने के प्रतिफल में, जब हम पैमाने के प्रतिफल में उत्पादन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो जो दीर्घकाल में नियम था ना वही इसका नियम रहेगा। यानी उत्पादन के साधन जितने भी हैं, उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। याद है, समान अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें अनुपात बदल जाता है, ये समान अनुपात नहीं है। इसमें परिवर्तनशील साधन में परिवर्तन होगा और स्थिर साधन सेम रहेंगे। तो इनका तो अनुपात परिवर्तित होगा ना, इनका तो अनुपात परिवर्तित है। अनुपात परिवर्तित होता है क्योंकि अनुपात बदल जाता है और इनका अनुपात स्थिर रहता है। कैसे, हम फिर भूल गए। चलो हम इसको फिर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। चलो मान लेते हैं कि भाई स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन का प्रयोग करते हैं। हमने आपको 40x के रूप में एग्जाम्पल बताया था एक। ठीक है, ठीक है। ये किस किस के उत्पादन से होता है, किसका फंक्शन है ये, L एंड K। यानी हमारी 4 तो लेबर लगी हुई है, ठीक है, और 2 क्या लगा हुआ है, मान लेते हैं हम कैपिटल। 2 हमारा कैपिटल लगा हुआ है। यदि हम उत्पादन में परिवर्तन करना चाहें तो केवल अल्पकाल में हमने आपको बताया था कि भाई 4 की जगह क्या कर सकते हैं हम, 5 कर लें या 6 कर लें। केवल लेबर में परिवर्तन कर सकते हैं। कैपिटल जो स्थिर साधन है उसके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी उत्पादन में केवल थोड़ा सा परिवर्तन किया है। यानी ये अनुपात पहले क्या रेशो था लेबर एंड कैपिटल का, 4:2। मीन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2:1 ये रेशो था। अब चेंज होने के बाद क्या हो गया भाई, 6:2, 2 3 जा 2 1 जा, यानी 3:1, 3:1 हो गया। ये रेशो 2:1 है, ये 3:1 हो गया। यानी अल्पकाल में उत्पादन का जो परिवर्तन किया जाता है उसके में अनुपात परिवर्तित होता है और दीर्घकाल के अंदर उत्पादन में जब परिवर्तन करते हैं तो ये जो लेबर और कैपिटल है इसके अंदर समान परिवर्तन कर सकते हैं। ये भी हमने बताया था। यानी 4 है, यहाँ 2 है, इसकी जगह 8 कर दें, 2 की जगह 4 कर दें तो अनुपात तो वही रहेगा ना। जैसे अगर मान लो 4 लेबर लगा हुआ है तो 4 हो गया, इसका रेशो 2 कैपिटल है, 2 हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हो गया 2:1। अगर 4 की जगह हम डबल लगा देते हैं, क्योंकि हम कैपिटल भी तो डबल कर रहे हैं ना, कैपिटल डबल है तो लेबर भी डबल चाहिएगा। 8 लेबर लगा देते हैं और 4 कैपिटल लगा देते हैं, 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा। यानी जो रेशो था, जो दोनों का रेशो था चेंज से पहले और चेंज के बाद, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, यहां तक हमारे ख्याल से क्लियर हो चुका था। हमारा 6th लेसन था, ये हमने फिर बार बार आपको बताया है। इसका कुछ रीजन है, हमने जो आपको बताया है इसका कुछ रीजन है, हमने वैसे ही नहीं बताया आपको। एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि भाई कारक के प्रतिफल, कारक के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में डिफरेंस क्या है। प्रतिफल में क्या आ जाता है इनके अंदर, अंतर, डिफरेंस। और विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा
90% चांस है यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया है और बहुत ही आसान है। यदि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो इसको अभी अभी साथ साथ में याद कर लेंगे। इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। कैसे? फर्स्ट इसके अंदर जो हम 4 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो 4 कम से कम इसका डिफरेंस जरूर बताएं। कारक का प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है। पहला डिफरेंस क्या है? कारक का प्रतिफल अल्पकाल से संबंधित है, पहला हो गया। और पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल से संबंधित है। क्या हो गया? दीर्घकाल से संबंधित है। यानी कारक के प्रतिफल में अवधि अल्प होती है दीर्घकाल में, पैमाने के में प्रतिफल में जो अवधि है समय की वो दीर्घ होती है यानी लंबी होती है। पहला हो गया पॉइंट हमारा। दूसरा, कारक के प्रतिफल, अब यहां आ जाते हैं। यानी कारक के प्रतिफल के अंदर जो परिवर्तन आता है, उत्पादन में जो परिवर्तन आता है, उत्पादन में परिवर्तन आता है, परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन दीर्घकाल से यानी पैमाने के प्रतिफल से कम होता है। कारक के प्रतिफल में परिवर्तन पैमाने में प्रतिफल के परिवर्तन से कम होता है। उत्पादन में परिवर्तन कम होता है। ठीक है, और यहां क्या कर सकते हैं पैमाने में, यानी उत्पादन में परिवर्तन आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं, जितना चाहें उतना परिवर्तन कर सकते हैं। उत्पादन में परिवर्तन आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। हम केवल हेडिंग दे रहे हैं बच्चों, आपको ये अपने आप लिखना है। हम आपको साथ साथ बताने लग रहे हैं कि भाई कारक का प्रतिफल का संबंध अल्पकाल से है, पैमाने के में प्रतिफल का अंतर दीर्घकाल से है, प्रतिफल का दीर्घकाल से संबंध है। अल्पकाल में जो परिवर्तन होता है वो अल्प होता है यानी उत्पादन में परिवर्तन कम होता है, और पैमाने में प्रतिफल में जो परिवर्तन होता है वो विशाल रूप से होता है, जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, अल्प उत्पादन यानी कारक के प्रतिफल में, कारक के प्रतिफल में कुछ साधन स्थिर व कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। कारक के प्रतिफल में कुछ साधन स्थिर व कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, और पैमाने के प्रतिफल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। ठीक है, फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट वो है कि भाई जो कारक का प्रतिफल है उसमें जब हम परिवर्तन करते हैं तो इसके अनुपात में परिवर्तन आता है। अनुपात में परिवर्तन आता है। अनुपात में परिवर्तन हो गया, अभी अभी आपको समझाया था ना कैसे परिवर्तन आता है अनुपात में। और जो दीर्घकाल है यानी पैमाने में प्रतिफल, पैमाने का प्रतिफल है, उसमें क्या होता है, पैमाने का प्रतिफल में अनुपात समान रहता है, यानी अनुपात में परिवर्तन नहीं आता, अनुपात समान रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बनाना चाहें तो इसके और भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो 4 हमारे पॉइंट्स हैं इनसे ही हमारा एक भी मार्क्स कोई भी अध्यापक नहीं काट सकता। ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, ये ही हमारे एग्जाम में हमें अच्छे अंक दिलाते हैं। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा कि भाई उत्पादन का जो नियम है वो 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन, एक तो कारक के प्रतिफल, दूसरा है पैमाने के प्रतिफल। कारक का प्रतिफल का किससे संबंध है? अल्पकाल से। पैमाने का प्रतिफल किससे संबंध है? दीर्घकाल से। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है?
ये हमने डिफरेंस आपको विस्तार पूर्वक बता दिया है। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग बारी बारी आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। यानी कारक का प्रतिफल क्या होता है और पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। अब पहले हम कारक के प्रतिफल ले लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लेते हैं हम आपको समझाने के लिए कि भाई साधन के प्रतिफल या कारक के प्रतिफल दोनों एक ही होते हैं। साधन या कारक के प्रतिफल क्या होते हैं। ठीक है, कारक के प्रतिफल क्या होते हैं, यानी जब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसको ना आप अगर ध्यान से सुने तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपने पहले भी सीखा है, हमने अभी बताया, 6th लेसन में बताया, वही बताना हमने अब फिर। जब उत्पादन के एक कारक की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, यानी लेबर को बढ़ा दिया, कैपिटल नहीं बढ़ी ना, यानी जब एक कारक की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है परंतु बाकी जो कारक हैं वो स्थिर रहते हैं तो कारकों के अनुपात में अंतर आ जाता है। अभी अभी हमने आपको समझाया था, कारकों के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, कारकों के अनुपात में परिवर्तन आ जाता है। मान लीजिए कि भाई हमारे जो उत्पादन के साधन हैं, एक तो है हमारी भूमि, क्या मान लेते हैं, भूमि, और दूसरा मान लेते हैं हम अपना श्रम। ठीक है, भूमि और श्रम। और आपको पता है कि भूमि यानी हमारी सैंड वो घट बढ़ नहीं सकती, अल्पकाल के अंदर हम उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। मान लो हमारी कोई फैक्ट्री है, हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो एकदम हम किसी जमीन को खरीद या किसी दूसरी जगह हमारी कंपनी को स्थापित एकदम नहीं कर सकते, यानी बहुत थोड़ा टाइम होता है। यानी यहाँ पर जो भूमि है वो स्थिर साधन है और यहाँ पर जो हमारा श्रम है ये परिवर्तनशील साधन है। यानी अगर हम उत्पादन में परिवर्तन करना चाहें तो केवल श्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, भूमि में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, यानी यदि मान लो हमारे पास उत्पादन के केवल दो ही साधन हैं, भूमि और श्रम, और आरंभ में मान लो कोई एक व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन है, यानी भूमि कितनी है उसके पास 2 एकड़ है, और श्रम एक व्यक्ति काम करने लग रहा है, इसको दूसरी तरफ समझाएं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यानी एक व्यक्ति और 2 एकड़ जमीन। ठीक है, ऐसे कर लो, इसको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एक व्यक्ति 2 एकड़ जमीन पर उत्पादन करता है, अपना काम लगा रहा है। यदि आप, क्योंकि इसको तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि ये स्थिर साधन है, यदि आप एक व्यक्ति के जगह आप 2 व्यक्तियों को लगा देते हैं तो अनुपात क्या हो गया, पहले एक व्यक्ति के अनुपात में 2 था, यानी अनुपात हमारा 1:2 है। यदि एक व्यक्ति की जगह हमने 2 व्यक्तियों को लगा दिया तो दोनों के भाग में क्या आ गई, प्रति एकड़ 1 एकड़ आ गई ना, प्रति व्यक्ति के पास 1 एकड़ आ गई, 1:1 आ गई ना। यहाँ पर 1:2 है, एक व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन है, यहाँ 2 व्यक्तियों के पास 2 एकड़ हो गई, यानी एक व्यक्ति के पास 1 एकड़ जमीन हो गई। ठीक है, यानी जब आपको हम फिर बताते हैं, यानी कारकों के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण, पहला एक व्यक्ति 2 एकड़ जमीन पर उत्पादन करता है तो अब 2 व्यक्ति 2 ही एकड़ जमीन पर उत्पादन करते हैं, यानी कारकों के अनुपात में परिवर्तन होने के कारण उत्पादन की मात्रा में विभिन्न दरों से परिवर्तन होगा, यानी उत्पादन अलग अलग तरीके से बढ़ेगा। इस परिवर्तन की प्रकृति को ही
परिवर्तन का नियम है कहते हैं, यानी परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। नहीं समझ में आई? देखो, जब आरंभ में एक व्यक्ति काम करता है 2 एकड़ जमीन पर तो कुछ उत्पादन होता है। जब 2 व्यक्ति काम पर लगा दिए और जमीन 2 ही एकड़ है हमारे पास, तो उत्पादन आरंभ में बढ़ेगा। जब व्यक्ति धीरे धीरे 3 कर देते हैं, 4, 5, 6, 7, तो क्या होता है, यानी आरंभ में उत्पादन तेजी गति से बढ़ता है, फिर उत्पादन समान गति से बढ़ता है। ठीक है, पहले तो तेजी से बढ़ेगा क्योंकि एक व्यक्ति के पास 2 एकड़ जमीन है, कम संभाल होती है भाई, बहुत ज्यादा उत्पादन। अगर दूसरा व्यक्ति आ जाता तो उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इससे कम उत्पादन होता था, अब व्यक्ति ज्यादा हो गए तो ज्यादा काम कर सकते हैं, उत्पादन ज्यादा बढ़ गया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जब परिवर्तनशील साधनों में आरंभ में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन पहले तो धीरे धीरे तेजी गति से बढ़ता है, फिर समान गति से बढ़ता है, और उसके बाद यदि हम बढ़ाते रहे व्यक्तियों को तो उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाता है। क्या समझ में आया कि उत्पादन के जो कारक के प्रतिफल हैं उसके अंदर परिवर्तनशील साधनों के अंदर जो जब आरंभ में परिवर्तन किया जाता है तो तेजी गति से उत्पादन बढ़ता है, उसके बाद उत्पादन समान गति से बढ़ता है, उसके बाद भी यदि उत्पादन बढ़ता, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करते रहे तो उत्पादन बढ़े, उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगा। यानी इसको हम 3 प्रकार से बता सकते हैं। जो कारक का प्रतिफल है इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। क्या टाइप भाई? नंबर 1, कारक के बढ़ते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल। दूसरा, कारक के समान प्रतिफल, यानी कारकों के द्वारा जो उत्पादन किया गया वो समान प्रतिफल, उत्पादन समान गति से बढ़ा। और तीसरा पॉइंट, कारक के घटते प्रतिफल, घटते कह देते हैं या ह्रासमान भी बोल देते हैं कई बार इसको, ह्रासमान प्रतिफल। ठीक है, ह्रासमान प्रतिफल। आरंभ में हम सबसे पहले कारक के बढ़ते प्रतिफल के रूप में पढ़ेंगे। कारक के बढ़ते प्रतिफल बहुत ही आसान है, ध्यान से रखना, ध्यान देना इसके ऊपर, बहुत ही आसान है। कैसे? इसको हम एक तालिका के द्वारा समझाते हैं। यानी हमने पहले भी बताया आपको कारक के बढ़ते प्रतिफल का मीनिंग क्या है। जब कारकों के संयोग में, कारकों के संयोग में परिवर्तन किया जाता है, संयोग पहले 1 2 था, 2 2 3 2, उत्पादन के कारकों के संयोग में जब परिवर्तन किया जाता है तो उनका उत्पादन एक सीमा तक बहुत ही ज्यादा उत्पादन बढ़ता है, इसे ही हम कारक के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर लेबर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारी सैंड भूमि ले लेते हैं, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन ले लेते हैं। जब एक व्यक्ति खेत में काम करता है और मान लो उसके पास 1 एकड़ ही जमीन है तो वो 4 क्विंटल गेहूं पैदा करता है, तो सीमांत उत्पादन भी 4 ही क्विंटल गेहूं हो गया। जब, क्योंकि सैंड में तो परिवर्तन कर नहीं सकते, हम किस में परिवर्तन कर सकते हैं? लेबर में। जब लेबर बढ़ाकर 2 कर दिए जाते हैं, भूमि तो 1 ही एकड़ है, तो उत्पादन मान लो उसका 4 क्विंटल से 10 क्विंटल हो जाता है। एक व्यक्ति 4 क्विंटल पैदा करता है, दूसरा व्यक्ति 10 क्विंटल हो गए, 2 व्यक्ति इकट्ठे होते ही। यानी एक व्यक्ति जब बढ़ाया तो 6 क्विंटल का डिफरेंस आ गया, तो एक व्यक्ति ने कितना बढ़ा दिया? 6 क्विंटल। मान लो 3 व्यक्ति लगा देते हैं लेबर और 1 एकड़ जमीन ही है तो उत्पादन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, मान लो 18 क्विंटल पैदा हो जाते हैं, तो तीसरे व्यक्ति ने कितना उत्पादन बढ़ा दिया? 8 क्विंटल। ठीक है, अब मान लो 4 व्यक्ति लगा देते हैं उसी खेत में, खेत वही है, 4 व्यक्ति लगा दिए तो उसका उत्पादन 28 क्विंटल हो जाता है, तो एक व्यक्ति ने कितना बढ़ा दिया भाई?
10, इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, 5 व्यक्ति लगा देते हैं, 1 एकड़ जमीन पर 40 क्विंटल उत्पादन कर देते हैं। तो जो एक व्यक्ति बढ़ाया उसने कितना उत्पादन बढ़ा दिया हमारा? 12, यानी एमपी बढ़ने लग रही है। एमपी पहले 4 थी, फिर 6, 8, 10, 12, और टीपी हमारी तेजी गति से बढ़ने लग रही है। 4, 10, 18, 28, 40, टीपी भी हमारी बहुत तेजी गति से बढ़ रही है और एमपी भी बढ़ने लग रही है। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से आपको समझा सकते हैं। जैसा कि आप मान लो कि भाई, यानी केवल उसके बारे में थोड़ा सा लिखना, एक टेबल बनाने हमने, और ये डायग्राम हमारा बढ़ते प्रतिफल खत्म हो जाता है। इतना ही क्वेश्चन लिखना होता है, 4 मार्क्स का आता है। मान लो ये हमारी क्या होती है, ओ एक्स, और ये ओ वाई। यहाँ पर हमारे परिवर्तनशील कारक हैं, यानी यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, और ओ वाई एक्स पर क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्शन। यानी जब हम उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमारा आरओ में तेजी गति से बढ़ता है, जो तेजी गति से बढ़ा है वही हमारा क्या है, टीपी। यानी जब हम किसी खेत में एक व्यक्ति को लगाते हैं तो 4 क्विंटल गेहूं पैदा होते हैं, एक व्यक्ति को लगाते हैं 4 क्विंटल। यदि 2 व्यक्तियों को लगाते हैं तो उत्पादन बढ़कर 10 हो जाता है। ठीक है ना? यानी जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं टीपी बढ़ता जाता है, टीपी बढ़ता जाता है, बढ़ेगा टीपी। ठीक है, टीपी बढ़ेगा। और इसी प्रकार यदि हम एमपी का बनाएंगे डायग्राम, ओ एक्स अक्स हो गया, ये ओ वाई एक्स है, ये यूनिट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वही हमारा परिवर्तनशील यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ हम एमपी का बनाने लग रहे हैं तो यहाँ क्या आ गया भाई हमारा, एमपी। अब एमपी ज़्यादा बढ़ता है, एमपी ज़्यादा बढ़ता है तो इसको ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी जब 1 है इतना, 2 है तो इतना, 3 है तो इतना। यानी उत्पादन हमारा क्या है, जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ते रहेंगे फैक्टर के, वैसे वैसे हमारा एमपी भी बढ़ता रहेगा, यानी बढ़ता रूप में है ये। ठीक है, इन दोनों के बीच सकारात्मक संबंध है, यानी पॉजिटिविटी के रूप में आ गया ना ये। ठीक है, तो ये यूनिट्स बढ़ेंगी तो एमपी भी साथ साथ बढ़ेगा, केवल ये लिखना है और यही हमारा आंसर हो जाता है। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि वही कारक के समान प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल, कारक के समान प्रतिफल का मीनिंग क्या है, यानी जब उत्पादन के कारकों में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है वो समान आता है, उसमें जो परिवर्तन आता है वो समान रूप से आता है। ठीक है, वो नहीं आया समझ में सर, इसको भी हम एक तालिका और डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। मान लो यहाँ पर हमारी क्या है, लेबर है, यहाँ पर हमारी भूमि है, यहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्शन है, यहाँ पर हम अपना एमपी ले लेते हैं। ठीक है, लेबर 1 है, जो उत्पादन हमारे सैंड है 1 एकड़ ही है, कुल उत्पादन हमारा 5 हुआ, एमपी 5। यदि 2 व्यक्तियों को लगाते हैं, खेत 1 ही एकड़ है, 10 का उत्पादन हो जाता है, यानी फिर 5 बढ़ गया भाई। 3 लेबर लगाते हैं 1 ही एकड़ में तो अब की बार 15 हो गया उत्पादन, फिर 5 हो गई। 4 लगाते हैं 1 ही एकड़ के अंदर तो 20 होता है टोटल प्रोडक्शन, फिर एमपी 5 हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी टोटल प्रोडक्शन में समान रूप से वृद्धि होती है, यानी एमपी उनकी समान है। एक व्यक्ति बढ़ाया 5 क्विंटल की पैदावार बढ़ा दी, एक व्यक्ति फिर बढ़ाया फिर 5 की, एक व्यक्ति फिर बढ़ाया फिर 5 की। यानी जब उत्पादन के
परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करते हैं तो उनका उत्पादन में समान रूप से परिवर्तन होता है। उत्पादन में समान रूप से परिवर्तन होता है, इसे ही हम कारक के समान प्रतिफल कहते हैं। इसको हम डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं। जैसे यही हमारा वही बनेगा भाई, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा टोटल प्रोडक्शन। अब क्या होगा, यानी उत्पादन में समान रूप से परिवर्तन है तो 45 डिग्री एंगल पर इसको बढ़ा दो। टोटल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग रहा है, समान रूप से बढ़ रहा है। एक व्यक्ति है 5, 2 व्यक्ति 10, 3 व्यक्ति 15, 4 व्यक्ति 20, ठीक है, यानी समान रूप से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या करें, इसको 45 डिग्री एंगल के ऊपर टीपी बना देते हैं, आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको एमपी के रूप में मापें तो एमपी तो हमारा समान बढ़ने लग रहा है ना, 5 5 5। यहां पर हम अपना एमपी ले लेते हैं, यहां पर यही यूनिट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर कॉस्ट बोल दिया, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, फैक्टर। अब क्या है, ये हमारा एमपी आ जाएगा ओ एक्स अक्ष के पैरेलल। क्या आ गया हमारा, ये एमपी, यानी 5 है, 1 यूनिट्स लगता है तो भी 5 का डिफरेंस, 2 यूनिट लगती हैं तो भी 5 का डिफरेंस, 3 का है तो 5 का डिफरेंस, 4 करते हैं तो भी 5 का डिफरेंस। यानी एमपी के अंदर तो चेंज होता ही नहीं, और चेंज नहीं होता वो ओ एक्स अक्ष के समानांतर होता है। इसको यदि हम समझाएं तो उसको बोलते हैं कारक के समान प्रतिफल। फिर बता देते हैं बच्चों, कारक के समान प्रतिफल से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें परिवर्तनशील साधनों में एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने से उसकी सीमांत उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होती। उसकी सीमांत उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होती। इसको हम दूसरी तरह बता सकते हैं, कारक के समान प्रतिफल से अभिप्राय उसके परिवर्तनशील साधनों में जब अतिरिक्त साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में समान रूप से वृद्धि होती है, यानी कुल उत्पादन में समान रूप से वृद्धि होती है, उसे हम कारक के समान प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। एंड इसका जो थर्ड पोर्शन है वो है कारक के घटते प्रतिफल, कारक के घटते प्रतिफल। यानी अब आपने क्या सीखा, अब तक आपने बढ़ते हुए सीखा है, पहला बढ़ता हुआ सीखा, फिर समान सीखा, अब घटता प्रतिफल। घटता प्रतिफल क्या होता है, कारक के, देखो बच्चों इसको बोल देते हैं, ध्यान से सुनना है आपको। कारक के घटते प्रतिफल का नियम वह स्थिति है जिसमें कुल उत्पाद उस समय घटती हुई दर से बढ़ता है जब स्थिर कारक या कारकों की निश्चित इकाई के साथ परिवर्तनशील कारक की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो उत्पादन आरंभ में बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से, उत्पादन बढ़ता तो है घटती दर से, फिर उसके बाद उत्पादन समान हो जाता है, यानी बढ़ना बंद हो जाता है और उसके बाद घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उत्पादन पहले तो बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से, ये क्या है सर, अभी बताएंगे आपको इसको भी, ठीक है। कैसे, देखो इसको भी हम तालिका की सहायता से आपको समझा सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आता है तालिका और डायग्राम से। यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पर हमारा एमपी। जब एक व्यक्ति
खेत में काम करता है और 1 एकड़ जमीन है, तो मान लिया उसने 5 क्विंटल गेहूं पैदा किया, तो एमपी भी उसका 5 हो गया। 2 व्यक्ति उत्पादन में लग जाएं, 1 से 2 व्यक्ति लग जाएं, 1 एकड़ जमीन है तो उत्पादन मान लो 8 क्विंटल हो जाए, यानी उत्पादन बढ़ा तो है। एक व्यक्ति ने 5 क्विंटल पैदा किए, दूसरे व्यक्ति ने 3 क्विंटल पैदा किए, यानी उत्पादन तो बढ़ा है लेकिन घटती दर से। पहले 5 था, अब 3 हो गया। 3 व्यक्ति लगा देते हैं तो उत्पादन 8 से 10 हो जाता है, यानी उत्पादन बढ़ा तो है लेकिन पहले 5 था, अब 3 है, अब 2 है, यानी घट रहा है। वृद्धि दर घट रही है हमारी। 4 व्यक्ति अगर काम पर लगा देते हैं खेत में, 1 एकड़ जमीन है, तो मान लो 11 क्विंटल पैदा होता है। या अब क्या हुआ, 1 क्विंटल ही बढ़ी बस। अब 5 व्यक्ति लगा देते हैं, 1 एकड़ जमीन है, तो अब उत्पादन बढ़ रहा ही नहीं, समान हो गया हमारा उत्पादन। यदि छठे व्यक्ति को भी लगा देते हैं, 1 एकड़ जमीन है, तो उत्पादन बढ़ने की बजाय, क्योंकि यहाँ पर समान हो गया है, अब बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, उत्पादन बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, यानी उत्पादन -1। क्या बताई, जब कारक के घटते प्रतिफल से अभिप्राय, जब कारक के परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जाता है तो आरंभ में उत्पादन बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से, फिर उत्पादन में समान, यानी उत्पादन बढ़ना बंद हो जाता है, वृद्धि बंद हो जाती है, और उसके बाद उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना आरंभ हो जाता है। इसे हम कारक के घटते प्रतिफल कहते हैं। इसको हम एक डायग्राम की सहायता से भी समझा सकते हैं। डायग्राम देखो बच्चों, OX OY, यही यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। और यहां पर हमारा वही टीपी। क्या करना है आपको, पहले थोड़ा सा तिरछा लेना है ये, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा लेना है, फिर समान कर देना है और फिर नीचे की तरफ कर देना है, यानी टीपी। यानी यहाँ पर हमारा जो उत्पादन है वो 11 है, यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। पहले आरंभ में तेजी गति से बढ़ रहा था, अब बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से। अब समान हो गया, इसके बाद फिर घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कारक के घटते प्रतिफल, कारक के घटते प्रतिफल। इसको हम एमपी के रूप में भी ले सकते हैं, एमपी, ठीक है। ये OY, ये भी हमारा वही है, क्या, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा MP है। अब क्या करना है बच्चों आपको, यानी MP अब ना तो बढ़ रहा है ना समान है, अब MP घटने लग रहा है। पहले 5 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी MP घटने लग रहा है। अगर घट रहा है तो नीचे की तरफ ले जाएंगे और OX अक्ष को भी क्रॉस कर देंगे। ये क्यों करना है, क्योंकि -1 भी है जीरो के बाद, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर माइनस में आता है, ठीक है, नीचे नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या है भाई, हमारा MP, यानी हमारी MP आरंभ में ज़्यादा है, फिर घटने, आरंभ में ज़्यादा, फिर 3, 2, 1 कम होती चली जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी ना, उसके बाद माइनस में भी हो जाएगी। यदि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करते रहे, आरंभ में उत्पादन बढ़ेगा लेकिन घटती दर से, फिर उत्पादन समान हो जाएगा, यानी उत्पादन की सीमांत उत्पादकता खत्म हो जाएगी, फिर उत्पादन बढ़ने की बजाय घटना शुरू हो जाएगा, यानी सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो जाएगी। यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, यानी फर्स्ट जो कारक का प्रतिफल था वो यहीं तक है, कंप्लीट हो जाता है हमारा। अब दूसरा पॉइंट क्या था, यानी साधन के प्रतिफल कंप्लीट हो गया। अब आ गया हमारा दूसरा पॉइंट है पैमाने के प्रतिफल। पैमाने का नाम आते ही
आपको पता होना चाहिए कि भाई पैमाने का नाम आ जाए तो दीर्घकाल हो जाता है, और दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है जिसमें आप कितने भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, कितना ही उत्पादन कम कर सकते हैं। यानी उत्पादन के एक ही अनुपात में बढ़ा जाए, यानी सभी साधन जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के जो भी उत्पादन के साधन हैं, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, सब में समान रूप से परिवर्तन होता है, इसके अनुपात में समान परिवर्तन होता है। तो इसमें भी क्या होता है, 3 प्रकार के पक्ष होते हैं पैमाने के। नंबर 1, पैमाने का बढ़ता प्रतिफल। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। दूसरा, पैमाने के समान प्रतिफल, वही कारक के जैसा ही। और तीसरा पॉइंट, पैमाने के घटते प्रतिफल। घटते प्रतिफल, ठीक है। इसका जो फर्स्ट वाला है हम वो लेते हैं, यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। बढ़ते प्रतिफल, ये क्या मतलब है, यानी उत्पादन के उस स्थिति को प्रकट करता है। पैमाने के बढ़ते प्रतिफल उत्पादन की उस स्थिति को प्रकट करता है जिसमें यदि उत्पादन के कारकों में समान एक निश्चित रूप से अनुपात में बढ़ाया जाए, यानी समान अनुपात में बढ़ाया जाए, तो उत्पादन में उससे अधिक उत्पादन बढ़ता है। जिस अनुपात में साधनों में परिवर्तन किया जाए, उत्पादन उससे ज्यादा बढ़ता है। यानी उत्पादन के जो कारक हैं, कारक में जो परिवर्तन किया जाए उससे ज्यादा परिवर्तन उत्पादन हो जाता है, उसके उत्पादन में ज्यादा परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम डायग्राम ही बना लेते हैं, डायग्राम में ही आ जाएगा, उसकी तालिका भी साथ साथ आ जाएंगी, आपको समझ में भी अच्छी तरह आ जाएगा। इसको एक डायग्राम की सहायता से आपको समझा सकते हैं। ओ वाई एक्स, ये भी वही इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, यानी जो जिन साधनों में परिवर्तन किया है उनमें प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। और प्रतिशत परिवर्तन यानी परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, यानी उत्पादन में परिवर्तन। सीधी बात है, ये साधनों में प्रतिशत परिवर्तन, ये उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन है, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा एक ध्यान रखना बच्चों, ये 45 डिग्री एंगल की बजाय जब हम बढ़ते प्रतिफल लेंगे ना, तो इसको 45 से थोड़ा बढ़ा देना, यानी 60 डिग्री पर कर लेना। थोड़ा सा कितना कर लें, 60 डिग्री पर कर लेते हैं, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों, 45 डिग्री पर नहीं लेना। जब हम बढ़ता प्रतिफल लेंगे तो इसको 60 डिग्री पर लेना है, यानी 60 डिग्री मान के चलना है इसको, ठीक है। जब उत्पादन में 5, 10, 15, ये भी ऐसा ही ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। जब उत्पादन के साधन 10 लगे हुए हैं, जब उत्पादन के 10 साधन लगे हुए हैं और उत्पादन के साधन 10 हैं और उत्पादन 15% होने लग रहा है, जब उत्पादन बढ़ाकर 10 से 15 कर दिया है, 10 से उत्पादन बिल्कुल सीधा लेना है, ठीक है। जब उत्पादन 10 से बढ़ाकर 15, यानी 10% से बढ़ाकर 15%
कर दिया, उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर दिया, तो उत्पादन 20 नहीं होता, 25 भी नहीं होता, इनके बीच में होता है। मान लो उत्पादन 22.5% बढ़ा है, यानी उत्पादन के साधनों में 5% का इंक्रीज किया गया और उत्पादन में परिवर्तन कितना हुआ है? 7.5%। उत्पादन के साधनों में किए गए प्रतिशत परिवर्तन से उत्पादन में अधिक प्रतिशत परिवर्तन होना पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहलाता है। यानी यहां पर 5% डिफरेंस आया है, इंक्रीज किया गया है फैक्टर इनपुट्स के अंदर, और जो हमारा उत्पादन है वो 7.5% बढ़ गया है। यहां पर साधन 5% बढ़ाए गए, उत्पादन 7.5% बढ़ गया। तो इस प्रकार फैक्टर में जितना परिवर्तन किया गया उससे ज्यादा उत्पादन में परिवर्तन आ जाए, उसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, पैमाने के समान प्रतिफल। अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो जो पैमाने वाला है ये तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि कारक का जो प्रतिफल था उसमें तो हमने बताना पड़ता था आपको। अब जब पैमाने के प्रतिफल लें, समान प्रतिफल लें ना बच्चों, तो इसको डायग्राम की सहायता से ही करवाएंगे। डायग्राम की सहायता से कैसे? इसको हम OX ले लेते हैं, यहाँ पर OY, वही आएगा हमारा परसेंट इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स and percent increase in output। यानी उत्पादन के साधनों में प्रतिशत परिवर्तन और उत्पादन में प्रतिशत परिवर्तन। जब समान प्रतिफल लेना बच्चों, तो इसको 45 डिग्री एंगल पर लेना है। ये 45 डिग्री एंगल पर लेना है आपको, बिल्कुल बीच में से लेना है, ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। यानी 5, 10, 15, 5, 10, 15, ठीक है। 5, 10, 15, 5, 10, 15। यानी आपने क्या देखा, जब इसका उत्पादन 10% था तो इसका उत्पादन के साधन 10% हैं, तो ये भी 10% है। जब उत्पादन, अच्छा आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। जब उत्पादन के साधनों में 5% डिफरेंस किया, उत्पादन के साधनों में 5% डिफरेंस किया, तो केवल उत्पादन में भी 5% डिफरेंस आया है। जब उत्पादन के साधनों में 5% परिवर्तन किया गया, तो उत्पादन में भी केवल 5% ही परिवर्तन आया है। ये समान परिवर्तन आया है। दोनों में जब समान परिवर्तन आए तो उसको बोलते हैं पैमाने के समान प्रतिफल। बस, बहुत आसान है पैमाना वाला, तो उससे तो बहुत आसान है, कारक वाले से तो बहुत आसान है ये। थर्ड, पैमाने के घटते प्रतिफल। पैमाने के घटते प्रतिफल, ठीक है। इसको भी हम एक डायग्राम की सहायता से समझा सकते हैं आपको। डायग्राम वही है जो आपने ऊपर सीख के आए हो, थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर उसको सीख जाओगे तो आपको आ गया। परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर इनपुट्स, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, यानी साधनों में परिवर्तन और उत्पादन में परिवर्तन। इसके अंदर क्या करना है बच्चों, आपने 30 डिग्री पर लेना है। कितना लेना है? 30 डिग्री, 20 डिग्री पर लेना है ये OQ।
45 डिग्री से नीचे लेना है, ठीक है। यानी वही हमारा 5, 10, 15, 20, हमारा 5, 10, 15, 20, ठीक है। जब हम उत्पादन के साधन 10 हैं हमारे पास, ठीक है, और उत्पादन के मान लो उत्पादन 7 होता है हमारा, चलो यहाँ कहीं ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट डायग्राम थोड़ा सा अलग बन गया है, ठीक है। जब हम उत्पादन 10 से 20 है ये भाई, 10 से 20% कर देते हैं, उत्पादन 10 से 20, यानी 10 से 20, 10 डबल कर दिया है उत्पादन, तो भी उत्पादन बढ़कर केवल केवल 7 मान लेते हैं, केवल 3 बढ़ा है। यहाँ पर उत्पादन में 10% का परिवर्तन किया गया है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि 3% हुई है। यानी उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन किया गया, उत्पादन के साधनों से जो परिवर्तन हुआ, उससे उत्पादन में वृद्धि बहुत कम हुई है। उत्पादन के साधनों में किए गए परिवर्तन से उत्पादन में होने वाली वृद्धि बढ़ने और समान के अलावा घटनी शुरू हो जाती है, उसे हम पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। इसको हम आप अपनी भाषा में जैसा भी चाहें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है टू द पॉइंट बिल्कुल हमारी किताब से लिखें, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप लिख सकते हैं, लेकिन डायग्राम के अंदर कोताही नहीं बरतनी, पॉइंट्स के अंदर कोताही नहीं बरतनी, जो पॉइंट्स लिख रखा है वही आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।